हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और आज हम करेंगे होम साइंस का थर्ड चैप्टर भोजन समूह यानी कि फूड ग्रुप्स। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी भोजन के कार्य कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उन पोषक तत्वों की कमी से हमें कौन से रोग हो जाते हैं। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे फूड ग्रुप्स की यानी भोजन समूह की। देखिए बच्चों, भोजन समूह को हमने दो आधारों पर बांटा है। पहला कौन सा है? भोजन द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, यानी भोजन के जो कार्य होते हैं उनके आधार पर। तो फर्स्ट जो हमने बांटा है ऊर्जा देने वाले भोजन, यानी कि एनर्जी गिविंग, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और बच्चों, कल मैंने आपको बताया था हमारे शरीर को हर वक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम विश्राम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस वक्त भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी हमें कौन से पोषक तत्वों से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, यानी ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा प्रचुर हो। तो ऐसा भोजन कौन सा होता है? कल हमने बात की थी, अनाज में भरपूर रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। अनाज, वसा और शर्करा इसके उदाहरण हैं। अगला जो है हमारा, वो है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हमारे यहाँ शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं, ये ऊतक समय समय पर टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? हमारा ये वाला ग्रुप, जिसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। बच्चों, ये याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट हमारा हो गया एनर्जी गिविंग और सेकंड हमारा हो गया बॉडी बिल्डिंग। अब ये बॉडी बिल्डिंग क्या करता है? हमारे शरीर की जितनी भी टूट फूट है उनका रिपेयरिंग करता है, यानी कि उनको पुनः निर्माण करता है, उनकी पुनः स्थापना करता है। अब इसमें मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व है? प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? जितनी भी दालें हैं, दूध या दूध के उत्पाद हैं, और अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो मांस और मुर्गी। और तीसरे तरह का जो हमारा ग्रुप है वो कौन सा है? विनियामक तथा प्रतिरक्षात्मक। इसको आप याद कर सकते हो कि ये हमारा बॉडी गार्ड होता है ना। इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव, यानी ये क्या करता है? अगर कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी जीवाणु, कीटाणु हम पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो फूड ग्रुप होता है वो क्या करता है? उससे लड़ाई करके उसे हमारे शरीर से दूर भगा देता है। इसलिए हम इसे कहते हैं प्रतिरक्षात्मक, यानी कि जिसकी हमने बात की थी इम्यूनिटी पावर, जो हमारी बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, वो यही ग्रुप है। और इसमें मुख्य रूप से क्या है? विटामिन और खनिज। और विटामिन और खनिज सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? फल और सब्जियों में। तो ये जो हमारा वर्गीकरण है, ये भोजन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर भोजन समूह है। तीन हो गए हमारे। पहला ऊर्जा देने वाले यानी एनर्जी गिविंग, सेकंड शरीर का निर्माण करने वाले, और तीसरे प्रतिरक्षात्मक यानी हमारा बॉडीगार्ड, जो हमें बीमारियों से बचाता है। अब हम बात कर लेते हैं भोजन में जो पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं उनके आधार पर 5 समूह भोजन प्रणाली बनाई गई है, और इसी में हम फूड पिरामिड की भी बात करेंगे। क्या है बच्चों ये 5 समूह भोजन प्रणाली या फूड पिरामिड? बच्चों देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमारा वर्गीकरण वो है अनाज, दालों और उनके उत्पादों का। यानी ये जो वर्गीकरण है पहला, इसकी मात्रा हमें हमारे भोजन में अधिक रखनी है। बच्चों, ये फूड पिरामिड बना हुआ है, इसकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। क्या है ये फूड पिरामिड? देखिए, इसमें सबसे नीचे नीचे अनाज और दालें और उनके उत्पाद हैं। सेकंड नंबर पे है फल और सब्जियां। थर्ड नंबर पे है दालें और फलियां। फोर्थ नंबर पे है दूध, मांस और उनके उत्पाद। और फिफ्थ नंबर पे है वसा और चीनी। देखिए, इस फूड पिरामिड में नीचे वाले भाग की चौड़ाई सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये चौड़ाई हमें दर्शा रही है कि इसकी मात्रा हमें अपने भोजन में ज्यादा लेनी है। उसके बाद चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई, यानी अब ये देखिए, ये है चौड़ाई और यहाँ पे ये ज्यादा है। ये मात्रा ज्यादा, ये उससे कम, ये और कम, ये थोड़ी कम और ये बिल्कुल ही कम। यानी वसा और चीनी हमें सबसे कम लेनी है अपने भोजन में, और सबसे अधिक क्या लेना है? अनाज, दालें और उनके उत्पाद। तो इस ग्रुप में हम किसको शामिल कर सकते हैं?
जितने भी तरह के अनाज हो गए, फिर चाहे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, है ना, और चावल की कनी को भी हम इसमें शामिल करेंगे, गेहूं का आटा, ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। और इनमें मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, लौह तत्व और रेशा। इनके कार्यों की कल हमने बात कर ली थी, इसलिए आज केवल संक्षेप में ही बात करेंगे। और हम बात करें दालें और फलियों की, तो सब तरह की दालें जो भी हम मार्केट में या हमारे किचन में देखते हैं, चाहे चने की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, साबुत मसूर, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियां, ये सारे के सारे इस फूड ग्रुप में आते हैं। और इनका मुख्य जो पौष्टिक तत्व होता है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी और लौह तत्व। ये टेबल बच्चों आपको बना लेनी है और लर्न करनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन समूह कौन कौन से हैं और उसमें कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, ये हमने कर लिया फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, जो कि है दूध, अंडे, मांस उत्पाद। देखिए बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, दूध, तो इसमें जितने भी दूध और दूध से बने हुए उत्पाद हैं, फिर चाहे वो पनीर है, छाछ है, मक्खन है, लस्सी है, रायता है, जितने भी तरह के दूध के प्रोडक्ट्स हैं, दही है, ये इसमें आएंगे। और इनमें मुख्य रूप से कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? रेशा, प्रोटीन, वसा, विटामिन बी, कैल्शियम और विटामिन ए। दूध के बारे में मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर बताया था कि दूध में लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए दूध हमारे भोजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इसमें क्या आ जाता है? मांस, मुर्गी, लीवर, मछली और अंडा। और इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा और विटामिन ए। चलते हैं हमारे अगले फूड ग्रुप की तरफ, अगले भोज्य समूह की तरफ, जो कि है फल और सब्जियां। जितने भी तरह के आप फल देखते हैं मार्केट में या अपने घर में, वो इस फूड ग्रुप में आ जाते हैं। आम, संतरा, केला, चीकू, अनार, पपीता। और फलों में भरपूर रूप से क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी और रेशा। बच्चों, मैंने आपको बताया था फलों के बारे में, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुरता से पाया जाता है। और हम बात करें सब्जियों की, तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे पालक है, मेथी है, बथुआ है, सहजन की पत्तियां हैं, है ना, तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, इनमें मुख्य रूप से कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? विटामिन ए, कैल्शियम, लोहा और रेशा। बच्चों जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया था जैसे ही विटामिन ए की बात आएगी तो हमें किसको याद कर लेना है? अपनी आंखों को। जी हाँ, क्योंकि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब हम बात करें अन्य सब्जियों की, तो अन्य सब्जियों में बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च, फली, गोभी, आलू, इनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और रेशा। आपको पता है आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं, क्यों कहते हैं? जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले फूड ग्रुप की, जो कि है वसा तथा शर्करा। देखिए बच्चों, फूड पिरामिड में हमारा जो अगला फूड ग्रुप है, वसा और शर्करा, इसकी मात्रा यहाँ पे है। ये देखिए, केवल इतना सा स्पेस दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको अपने भोजन में सबसे कम मात्रा में लेना है। तो चलिए देखते हैं वसा में कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं। किसी भी तरह का तेल है, नारियल का, सरसों का, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें आ जाता है। घी, मक्खन, चाहे वो हाइड्रोक्टेड तेल है, किसी भी तरह का तेल इसमें आ जाता है। और शर्करा की अगर हम बात करें, तो चीनी, गुड़ और शहद इसमें मुख्य रूप से आते हैं। और इनमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं? वसा में कार्बोहाइड्रेट और वसा, और शर्करा में केवल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे 5 फूड ग्रुप, यानी 5 भोज्य समूह, किससे प्राप्त होते हैं और किसमें कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनाज की। जितने भी तरह के अनाज है, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारे के सारे हमारे आहार के मुख्य घटक होते हैं। इनका सेवन हम भारी मात्रा में करते हैं और ये हमारे भोजन में ऊर्जा के मुख्य स्रोत बन जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए
सबसे ज़्यादा जगह इसके लिए दी हुई है। यही आशय है, यही कारण है कि हम इसका सेवन सबसे ज़्यादा मात्रा में करते हैं। और ये कौन-सा फूड ग्रुप है? ये हमें ऊर्जा देता है, क्या देता है? एनर्जी देता है, जो कि हमारे शरीर को हर काम करने के लिए चाहिए। ठीक है? साबुत दालों और अनाज में व्यापक मात्रा में रेशे के तत्व होते हैं। यह स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने एक स्टोरी की थी श्रुति की दादी की, जो परेशान हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो रेशे युक्त भोजन नहीं कर रही थी। और अगर हम रेशे युक्त भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है? हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता और हमें मल त्यागने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हमें कब्ज़ हो जाती है। इसलिए जो रेशा होता है वो हमारे पाचन तंत्र को अपनी कार्य करने में भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त रेशा तत्व विभिन्न जीवन शैली संबंधों के रोगों में भी मदद करता है। हमने कल बात की थी, हमें बड़ी आंत का कैंसर नहीं होता अगर हमारे भोजन में उपयुक्त मात्रा में रेशा है। हमें डायबिटीज नहीं होता अगर हमारे भोजन में अच्छी मात्रा में रेशा है तो। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में रेशा तत्व को प्राप्त करने के लिए अनाज को अपरिष्कृत रूप में लेना चाहिए। अपरिष्कृत रूप यानी हमें उसको बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई नहीं करना है। हम क्या करते हैं, रोटी बनाते वक़्त भी अनाज को यानी कि गेहूँ जो होता है आटा, उसको हम छान लेते हैं, है ना? और उसके बाद वो छना हुआ आटा प्रयोग करते हैं। जबकि जो चोकर यानी जिसे हम भूसी कहते हैं, जो निकलती है गेहूँ के आटे की छानने के बाद, उसमें मुख्य रूप से रेशा और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उसे तो हम फेंक देते हैं। इसी तरह से अनाज को यानी कि गेहूँ के आटे को जब हम और ज़्यादा छान लेते हैं तो मैदा होता है। तो जितना ज़्यादा हम उसको प्यूरिफाई करते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम उसको परिष्कृत करते जाएँगे, उतना ही उसमें रेशे का तत्व कम हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, किसी भी अनाज का हमें या तो दलिया लेना चाहिए या उसे बिना छाने हुए प्रयोग में करना चाहिए। यहाँ हम एक शब्द पढ़ रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि 8 विटामिनों का एक समूह है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये 8 तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो जब भी हम अनाज को परिष्कृत करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो ये विटामिन इसमें नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें मैदे की जगह साबुत दलिए या साबुत अनाज का हम प्रयोग करें। गेहूँ के आटे को हम छाने नहीं, चोकर सहित यूज़ करें। चावल जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो पॉलिश किए हुए यूज़ करने की बजाय बिना पॉलिश किए हुए हम चावल यूज़ में लें। और साथ ही साथ हम ब्राउन राइस का भी प्रयोग अपने आहार में कर सकते हैं, ब्राउन चावलों का। अब हम बात कर लेते हैं दालें और फलियाँ। देखिए, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट भोजन उत्पाद है जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है। दालें और फलियाँ, उसमें सब तरह की दालें आ गई, अरहर, उड़द, राजमा, चना, हरी मूँग, ये सारी की सारी दालें जो हैं, ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। और विशेष रूप से सब्जियाँ, दालें और फलियों में, सब्जियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? विटामिन बी, कैल्शियम और लौह तत्व। इसलिए जब भी हमारे शरीर में रक्त की एचबी की कमी हो जाती है तो हमें अधिक से अधिक सब्जियां, हरी सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। दालों की प्रोटीन गुणवत्ता को अनाजों के साथ मिलकर बढ़ाया जा सकता है। क्या आशय इसका? यानी दालों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम और अधिक बढ़ा सकते हैं। कैसे? उसे अनाज के साथ मिलाकर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खिचड़ी। जब हम दाल और चावल को मिलाकर एक व्यंजन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं खिचड़ी, तो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम उसकी प्रोटीन गुणवत्ता को बढ़ा सकें। अब हम बात कर लेते हैं दूध, अंडे तथा मांस के उत्पादों की। बच्चों देखिए, दूध तथा दूध से जितने भी बने हुए प्रोडक्ट हैं वो हम इसमें शामिल करते हैं। छोटे बच्चों के लिए दूध को सर्वोत्तम और संपूर्ण आहार माना जाता है। क्यों? क्योंकि दूध में लगभग सारे पोषक तत्व हैं। कौन-कौन से हैं देख लेते हैं। प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, कैल्शियम, सभी के सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। लेकिन आजकल एक दूध प्रचलन में है जिसे हम कहते हैं स्किम्ड मिल्क, यानी मक्खन रहित दूध। बच्चों, इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है, तो जिनके शरीर में वसा की मात्रा कम है उन्हें इस दूध को
नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें वसा की मात्रा कम होती है। आपने अपने घर में देखा होगा कि हम क्या करते हैं जब भी पनीर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी पनीर बनाया होगा या अपनी मम्मा को पनीर बनाते हुए देखा होगा। तो पनीर बनने के बाद जो पानी बचता है, अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त वाटर होता है, हम क्या करते हैं उसको निकाल कर फेंक देते हैं और पनीर का हम उपयोग कर लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस पानी के साथ जल विलायक पोषक तत्व भी बह जाते हैं। जल विलायक यानी कि बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। कल हमने बात की थी, जो विटामिन होते हैं 2 तरह के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, पनीर बनाते समय वो उस पानी में घुल जाते हैं और हमने क्या किया, जब पानी को फेंका तो वो पोषक तत्व भी उसके साथ बह गए। इसलिए उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। अब आप सोच रहे हैं उस पानी का हम क्या करेंगे? बहुत सारे उपाय हैं। उस पानी से हम आटा गूंथ सकते हैं, उस पानी को हम सब्जी बनाने में प्रयोग में ले सकते हैं, बहुत सारे उपयोग उसको कर सकते हैं, लेकिन हमें आज के बाद उसको फेंकना नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान हैं। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं अंडे की। अंडे में विटामिन सी को छोड़कर लगभग सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, हमारे देश में 2 तरह के लोग हैं, कुछ अंडे को नॉनवेज मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन अंडे में सारे पोषक तत्व हैं विटामिन सी को छोड़कर। इसलिए गर्भवती महिलाओं को, बीमार लोगों को और विशेष रूप से बच्चों को डॉक्टरों द्वारा अंडे खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला होता है, यानी कि बहुत अच्छा प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। इसलिए जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, फीड करवाती हैं, उनको भी विशेष रूप से सलाह दी जाती है अंडे खाने की। और मांसाहारी उत्पाद की हम बात करें, यानी जितने भी नॉनवेज प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी अच्छी किस्म के प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने भोजन में अनाज, दालों तथा दूध के उत्पादों के मिश्रित आहार को बड़ी मात्रा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और नॉनवेज प्रोडक्ट्स में। लेकिन अगर हम वो प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, अनाज और दालों और दूध के उत्पादों को मिश्रित रूप से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? किस तरह से हमें इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है और किस तरह से मिश्रण का प्रयोग करना है, हमारे अगले वीडियोस में भी हम इसकी बात करेंगे। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर यह जो आहार होगा वो मांसाहारी भोजन के बराबर होगा। देखिए, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे संयोजन हैं जो अनाज को, दालों को, दूध के प्रोडक्ट्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। जैसे जब हम दही और छाछ के साथ डोसे और सांभर का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए, हमने मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले लिए और यहाँ हमने अनाज और दाल को भी ले लिया, तो हो गया इन तीनों का मिश्रण। तो अब हमने नॉनवेज के जितना ही प्रोटीन अपने भोजन में ले लिया है। अब हम बात कर लेते हैं फलों और सब्जियों की। रसीले फल जितने भी होते हैं, विशेष रूप से खट्टे, उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला और अमरूद सस्ते फल हैं और इनमें विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। बच्चों, यहाँ क्यों बताया जाता है? कई बार गरीब परिवार जो हैं या साधन संपन्न जो नहीं हैं, वो महंगे महंगे फलों को प्रयोग में नहीं कर सकते, लेकिन अमरूद और आंवला जैसे फलों को हम प्रयोग में ला सकते हैं ताकि विटामिन सी हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में हो। पीले फल बच्चों जितने भी होते हैं, चाहे आम है, पपीता है, इनमें जो पाया जाता है कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद, हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद किस में बदल जाता है? विटामिन ए में। यानी जब भी हम आम या पपीता खाते हैं तो हमारे शरीर में ये फ्रूट्स जाने के बाद हमें क्या देते हैं? विटामिन ए, और हमारी आंखों को अच्छा बनाते हैं।
केला जो है लोहे का, कैल्शियम का और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा स्रोत है। देखिए इतना सस्ता फल है और इतनी आसानी से भारत में उपलब्ध है, लेकिन इसमें कितने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लोह तत्व जो कि हमारे एचबी, हमारे खून को बढ़ाता है, हमें एनीमिया नहीं होने देता। कैल्शियम जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें एनर्जी यानी ऊर्जा देता है। तो ये सारे के सारे तत्व केला यानी बनाना में पाए जाते हैं। और अनार में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी अनार जितना दिखने में लाल होता है, वो हमारे शरीर को लाल रंग यानी कि खून यानी कि हमारे ब्लड में, एचबी में वृद्धि करता है। सभी फलों में रेशा तत्व व्यापक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी शौच प्रक्रिया को सुचारू रूप से सहायक बनाता है और हमारी मदद करता है कि हम आसानी से मल त्याग कर सकें। हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बड़ी आंत का कैंसर, मधुमेह, इन सब रोगों से हम बच सकते हैं। और सूखे फल जितने भी होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स, फिर चाहे अंजीर है, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, इन सब में वसा, लोह तत्व और कैल्शियम तथा रेशे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें कैल्शियम, लोह तत्व, विटामिन सी ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी भी हमने बात कर ली। अन्य सब्जियों की मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आलू को सभी सब्जियों का राजा क्यों कहते हैं? तो चलिए बता देते हैं। आलू जो होता है उसमें भरपूर रूप से विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और आलू को हम किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वसा और शर्करा की। सभी तरह के तेल हम इसमें सम्मिलित करते हैं। वसा की कुछ मात्रा हमें अपने आहार में रोजाना चाहिए होती है। देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं छोटी सी पट्टी दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसे नजरअंदाज करना है या हमारे भोजन में ये अनुपस्थित होनी चाहिए। कम मात्रा चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। क्यों? क्योंकि ये अनिवार्य वसीय अम्ल की पूर्ति करते हैं और कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है फूड एक्सचेंज यानी कि भोजन विनिमय। अब क्या होता है ये भोजन विनिमय, आइए जान लेते हैं। प्रत्येक भोजन समूह के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समान प्रकार के भोज्य पदार्थों को एक भोजन समूह में रखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम अनाज और उसके जितने भी उत्पाद हैं उनको रख सकते हैं, चाहे वो गेहूं है, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, किसी को भी रख सकते हैं। इसमें हम किसी भी तरह के फल को रख सकते हैं, चाहे खट्टे फल हैं या मीठे फल हैं, है ना। किसी भी तरह की सब्जी को रख सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी है या अन्य सब्जी है। इसमें हम हर तरह की दाल और फली को रख सकते हैं, या हम मिल्क और मिल्क के यानी दूध और दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको रख सकते हैं। इसलिए जब हम एक भोजन समूह के एक पदार्थ को उसी समूह के दूसरे पदार्थ से प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमें लगभग समान पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा टफ लग रहा है, चलिए इसको आसान कर लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। 3 भाई बहन हैं, आशीष, रजनी और पूनम। अब सुबह के नाश्ते की जब बात हुई तो आशीष ने अपने नाश्ते में क्या लिया? दूध को लिया और दूध के साथ रोटी को लिया। रजनी ने अपने नाश्ते में क्या लिया? पोहा लिया और दही को लिया। पूनम ने अपने नाश्ते में क्या लिया? पनीर के सैंडविच को। अब देखिए, यहाँ आशीष ने अपने भोजन में दूध को शामिल किया है, रजनी ने भी अपने भोजन में दूध को शामिल किया है, लेकिन दूध की बजाय उसने दूध के उत्पाद दही को शामिल कर लिया। और यहाँ पूनम ने भी अपने भोजन में दूध के उत्पाद पनीर को शामिल कर लिया। यहाँ आशीष ने अनाज को शामिल कर लिया है, रोटी को। यहाँ रजनी ने पोहा यानी अनाज को अगेन शामिल कर लिया है और पूनम ने पनीर का सैंडविच खाया है। तो यह है भोजन का विनिमय, या जिसे हम कहते हैं फूड एक्सचेंज। बदल बदल कर किसी और प्रोडक्ट को लेना, लेकिन उसी भोज्य समूह से। देखिए भोज्य समूह वही चल रहा है, दूध और उसके उत्पाद, और यहाँ कौन सा चल रहा है? अनाज।
है ना? लेकिन प्रोडक्ट्स को बदल लिया है ताकि भोजन में विविधता लाई जा सके और हम बोर भी नहीं हों और सभी तरह के पौष्टिक तत्व भी हमें मिल सके। इसलिए एक ही भोजन समूह में एक भोज्य पदार्थ को दूसरे भोज्य पदार्थ से प्रतिस्थापित करने पर लगभग सभी समान पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इसे हम भोजन प्रतिस्थापन यानी कि फूड एक्सचेंज कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो उदाहरण मैंने दिया है इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फूड एक्सचेंज यानी भोजन प्रतिस्थापन क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं भोजन समूह के पिरामिड की। मैं आपको काफ़ी देर से बता रही हूँ भोजन समूह का पिरामिड, एक बार फिर हम बात कर लेते हैं। ये जो हिस्सा है इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, यानी हमें अपने भोजन में इसकी मात्रा सबसे अधिक लेनी है। यहाँ चौड़ाई कम हो गई है, अब इसकी मात्रा थोड़ी और कम लेनी है जिसमें है फल और सब्जियां। इसकी मात्रा और कम है तो हमें यहाँ क्या लेनी है, दालें और फलियां उससे भी कम, दूध और मांस उससे कम और वसा शर्करा बिल्कुल कम। तो मैं ये मान के चलूं कि ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं हम इनको लगभग शामिल करेंगे 75% यानी 75% अपनी डाइट में, अपने आहार में। और ये जो उत्पाद है दूध, मांस और उसके उत्पाद, इसको हम लगभग 15 से 20% और वसा और चीनी को लगभग 5% हम अपने भोजन में शामिल कर सकेंगे। इसी को हम कहते हैं फूड पिरामिड। लेकिन बच्चों हमें एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी भाग को हमें छोड़ना नहीं है, अपने भोजन में अनुपस्थित नहीं करना है। चाहे कम मात्रा ही चाहिए लेकिन सबकी मात्रा, सबकी उपस्थिति हमारे भोजन में अनिवार्य है, चाहे कम या अधिक लेकिन अनिवार्य है। तो फूड पिरामिड का प्रयोग न केवल अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है बल्कि संतुलित आहार के नियोजन और वैकल्पिक भोजन के चयन में भी सहायक होता है। वैकल्पिक भोजन यानी विकल्प, अलग अलग तरह के विकल्प। हमने दूध नहीं लिया तो दही ले ली, दही नहीं लिया तो पनीर ले लिया, पनीर नहीं लिया तो हमने छाछ ले ली, रायता ले लिया, ताकि हमें उस पोषक तत्व की प्राप्त होती रहे जो कि दूध में उपस्थित होता है। तो इसी को हम कहते हैं वैकल्पिक भोजन। और संतुलित आहार क्या होता है, जब हमारे भोजन में उचित रूप से पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, ना कम ना ज्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। तो अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो 5 भोजन समूहों में से हमें भोजन का सेवन करना है। चलिए बात कर लेते हैं संतुलित आहार की। जब हम अपने भोजन में से सभी के सभी 5 भोजन समूहों में से भोज्य पदार्थों को शामिल करते हैं तो हमें सारे के सारे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। यानी हमें इसमें से भी लेना है, इसमें से भी, इसमें से भी, चाहे थोड़ा सा लें लेकिन इसमें से भी, और चाहे जरा सा नाम का लें लेकिन इसमें से भी लेना है। तो सबको अगर हम इसमें से शामिल कर रहे हैं तो हम क्या आहार ले रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं। संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व समाहित होते हैं यानी मौजूद होते हैं, और कुछ पोषक तत्वों की मात्रा हमारे शरीर में भंडारित हो जाती है यानी कि स्टोर हो जाती है। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं तो जब हम कम खाना खाते हैं या खाना नहीं खाते हैं तो उसमें भी हमारे शरीर को पोषण मिलता रहता है। कैसे मिलता है, ये जो पोषक तत्व हमारे शरीर में जाके स्टोर हो जाते हैं, जो कि भंडारित हो जाते हैं उनके माध्यम से। तो ये थे हमारे भोज्य समूह। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आहार नियोजन क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उसका महत्व क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।